आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करूंगी मनीषा मौत मामले से जुड़ी हुई। जी हाँ, मनीषा मौत मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, हालांकि जांच अब सीबीआई ही करेगी, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। और पिछली रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मैं जुटा पाई थी, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बहुत सारी बातें जो मैंने उसमें बताई वो लोगों को हजम नहीं हुई, उससे स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैंने ना तो कहा था कि आत्महत्या है और ना कहा था कि ये हत्या है। सिर्फ सूत्रों से जो जानकारी, जो गवाह थे, जो लोग इस मामले से करीब से जुड़े हुए थे, उनसे जो बातचीत के बाद जानकारी मिली, वो जानकारी मैंने साझा की थी। और अब दैनिक अखबार, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अखबार है, उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है। इससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने उस दुकानदार से बातचीत की थी जहां से मनीषा ने 11 अगस्त को मोनो खरीदी थी 1 लीटर 600 रुपए में। लेकिन अब इनके रिपोर्टर हैं जिन्होंने वहां जाकर लोगों से बातचीत की, और ईश्वर सत्यपाल जिन्होंने सबसे पहले 13 अगस्त को मनीषा के शव को खेतों में देखा था, उनसे बातचीत की है और जाना है कि उस दिन घटनास्थल पर उन्होंने क्या कुछ देखा। सबसे पहले हम बात करेंगे देवेंद्र, जो दुकानदार थे। उन्होंने भी ये बात कबूल कर ली है। उन्होंने बताया है कि हाँ, 11 अगस्त को मनीषा ने उनकी दुकान से 1 लीटर मोनो खरीदी थी। सामान्य हाव भाव था मनीषा का, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, और उन्होंने ही मनीषा को स्प्रे दिया था। ये बकायदा रिपोर्ट भास्कर ने छापी थी, जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहे। 29 तारीख को भास्कर की तरफ से देवेंद्र, जो दुकानदार है, खाद बीज भंडार जो उनका वहां पर सिंघानी में है, उनके हवाले से रिपोर्ट दी गई है। बकायदा उन्होंने बताया कैसे मनीषा आई दुकान पर। सीसीटीवी दुकान पर नहीं है, आसपास की जो दुकान है वहां पर सीसीटीवी जरूर है। तो वो बता रहे कि मनीषा ने उनसे दुकान से दवा खरीदी मोनो, लेकिन मालूम नहीं था कि कुछ घट जाएगा। 13 अगस्त को मनीषा का शव बरामद हुआ था खेतों से। 14 को देवेंद्र कुमार जो दुकानदार हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए राउंड अप किया, और इसी वजह से वो मनीषा के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। अंतिम संस्कार के बाद ही उन्हें पुलिस की तरफ से छोड़ा गया, और अब कई दिनों बाद एक बार फिर से उन्होंने अपनी दुकान खोलनी शुरू की है। सब कुछ उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इस दैनिक अखबार के रिपोर्टर को बताया है। जैसा कि मैंने भी अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि मनीषा ने 11 अगस्त को 2 बजे के आसपास यहां से मोनो खरीदी थी। उसके अंश मनीषा के स्टमक से भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद हुए हैं। अब इसमें खुलासा, जो एक और बड़ा खुलासा किया है ईश्वर सत्यपाल, और जो खेत का मालिक है पौन, जहां से शव बरामद हुआ था। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि पवन के खेतों में जो हिस्सेदार है, ठेकेदार है ईश्वर, उन्होंने बताया कि उस दिन मैं सुबह सुबह 6 बजे खेत में गया था। वह कोने पर कुत्तों का झुंड मैंने देखा था। जो लिखा है अखबार की रिपोर्ट में वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रही हूँ। गुर्राते कुत्ते देखकर डर गया, करीब आधा किलोमीटर दूर तक भागा। मुझे लगा खेतों में किसी ने भेड़ या बकरी का मरा हुआ मेमना डाल दिया है और कुत्ते उसे नोच रहे होंगे। तभी भेड़ बकरी चराने वाला सत्यपाल वहां आया, और इस बारे में ताना सत्यपाल को मेरी तरफ से दिया गया कि मेरे खेत में इस तरह से मरे हुए जानवर ना फेंके। और फिर अब वो कुत्तों को भी वहां से भगाया। वहां जाकर देखा तो वहां एक शव पड़ा था, आसपास 7 से 8 कुत्तों का एक झुंड भी। ये बकायदा बताया गया है ईश्वर और सत्यपाल की तरफ से। ये जानकारी दी गई है जब उन्होंने शव देखा था, और जो शव मिला वो सड़क से 100 मीटर अंदर था। वहां घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, और उसके बाद खेत है, एक तरफ नहर लगती है। बकायदा सिलसिलेवार तरीके से सारी जानकारी इस रिपोर्टर को दी गई है। इस रास्ते पर आवाजाही बहुत कम है। लाश यहाँ 2 दिन बाद दिखी। 11 क्योंकि लापता हुई थी मनीषा, और 13 को लाश बरामद हुई थी। मनीषा के शव को लेकर सत्यपाल ने बताया कि किस तरह से उन्होंने शव देखा, लेकिन उन्होंने इतना नहीं देखा कि किस हालत में शव है। कुत्ते वहां पर थे, और उसके बाद उन्होंने सूचना जो खेत मालिक है पौन, उसको दी। सरपंच को सूचना दी गई, सरपंच ने फिर पुलिस को सूचना दी है।
लेकिन ये शव की हालत नहीं देख पाए थे। ये जो पवन का खेत है, बिजाई पर हिस्से में दिया गया था। ईश्वर ये कहने के लिए आया था कि मुझे स्प्रे करना था, तो बकरी का बच्चा गिराकर यहाँ पर आया है। ये सत्यपाल के साथ बातचीत उनकी जो हुई थी, बकायदा इसमें बताया गया है। रिपोर्ट 13 अगस्त को लेकर ये सारी कहानी बताई गई है सत्यपाल और ईश्वर की तरफ से। पवन ने भी इसमें अपनी स्टेटमेंट दी है कि पुलिस को बयान पवन ने भी दिए, जो वहां का खेत का मालिक है, और सीआई स्टाफ को भी जानकारी इस बारे में दी गई जो उनको मालूम थी। आधे से 1 घंटा तक हमसे पूछताछ हुई थी। मौके पर मैंने भी 7-8 कुत्ते देखे थे, क्योंकि पवन को भी मौके पर बुलाया गया था। मनीषा के शव को जानवर ने नोचा नहीं नोचा, इस पर वो कुछ नहीं कह पाए। लेकिन पोस्टमार्टम की आप लोगों को ध्यान होगा, जो रिपोर्ट पहली आई थी भिवानी से, उसमें बताया गया था कि मनीषा का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर गहरे तेज घाव थे और ये लगभग कट ही चुकी थी। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या की धारा को भी इस पूरे मामले में जोड़ दिया था। फोरेंसिक और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एसपी से लेकर डीजीपी तक ने संभवतः किसी जानवर के गर्दन और चेहरे के पास से नोचा बताया। चेहरे और गर्दन के पास से लार के सैंपल लिए गए थे, लेकिन अभी तक लार के सैंपल को लेकर कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन हमने पिछली रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि कैसे 11 अगस्त को दुकानदार के यहाँ जाकर मनीषा ने मोनो खरीदी थी 1 लीटर 600 रुपए की। दुकानदार ने अब खुले तौर पर, पुलिस में तो गवाही दे ही दी थी, अब खुले तौर पर मीडिया में आकर भी ये बात कही है, ये बात मानी है कि मनीषा उनकी दुकान पर आई थी और उनसे मोनो लेकर गई थी। पहली बार जिन लोगों ने शव देखे, सत्यपाल हो या ईश्वर, उन्होंने भी पुलिस को बकायदा अपने बयान दर्ज करवाए हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, सबसे पहले मनीषा के शव को उन्होंने देखा था। और पिछली वीडियो में जो जानकारी जुटाई थी उसमें मैंने कहीं नहीं कहा था कि आत्महत्या है या हत्या। ये काम पहले पुलिस का था, अब सीबीआई का है कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। मनीषा उस सुनसान जगह पर कब और क्यों आई? क्या मनीषा अकेली आई थी, कोई और था, जहर पिया था, पिलाया गया था? जो चोट के निशान, जो गहरे घाव, तेज घाव के निशान अगर बताए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो कैसे और क्यों आए? क्या वाकई में जानवरों के नोचने से वो निशान आए थे? लेकिन ये कि कड़ियां धीरे धीरे गवाहों के जरिए ही इस मामले की जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और सीबीआई के पास ये मामला जा चुका है। तो और बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर सामने आएगी। अब पत्रकार का दायित्व जो होता है, पहला दायित्व होता है सूचना एकत्रित करना, उनको फिर अपने तरीके से जांचना कि क्या सूचनाएं सटीक हैं, सही हैं, निष्पक्ष हैं, और उसी आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। हो सकता है 100% चीजें कई बातें भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के सबूत ज़रूर थे मेरे पास और उस बिहाफ पर ही वो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार के रिपोर्टर की तरफ से भी उनको पुख्ता किया जा रहा है। तीनों लोगों तक पहुंचा जिनका जिक्र मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी किया था, जो कड़ियां बताने की, जोड़ने की कोशिश की थी, वो तीनों लोग अब मीडिया के सामने आ चुके हैं, पब्लिक हो चुके हैं उनके बयान कि किस तरीके से उन्होंने मनीषा को देखा था। और जांच सीबीआई कर रही है तो उसका इंतजार हमें होगा, लेकिन सूचनाएं पहुंचाना मेरा फर्ज है और जो सूचनाएं सही होंगी, सटीक होंगी, वो जरूर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। किसी निष्कर्ष पर निकालना किसी बात का निष्कर्ष या निष्कर्ष तक पहुंचना, ये मीडिया का दायित्व नहीं है। मीडिया ट्रायल किसी भी मामले का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना जरूर है कि मनीषा मौत मामले में इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसने आत्महत्या की है तो आत्महत्या क्यों की, उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। अगर ये आत्महत्या नहीं है तो फिर हत्या होगी, तो हत्या किसने की होगी? ये सारे सवालों का जवाब और उस निष्कर्ष तक पहुंचने का काम मीडिया का, पत्रकार का, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये काम अब सीबीआई का है। तो वो सीबीआई सबूत जुटाएगी और उसके बाद पूरे मामले से पर्दा हटेगा। फिलहाल ये जानकारी थी और उस रिपोर्ट के बाद ये जो चेहरे सामने आए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के भी सुना, जो बयान उनकी तरफ से आए हैं, वो रिपोर्ट से मैं मिलाकर देख रही, क्योंकि मैं उन लोगों तक, काफ़ी लोगों तक मैंने लोगों से बातचीत की, वो जानकारी जुटाई थी। अब धीरे धीरे लोग, क्योंकि सीबीआई तक मामला पहुंच गया है, तो बिना डर के बोल पा रहे कि उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं देखा।